नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र विषय में आज एक बहुत ही अहम व्यक्ति, ये कह सकते हैं कि भारत के समाजशास्त्र में भले ही बहुत से समाजशास्त्रियों का नाम लिया जाता रहा है, परंतु इसी व्यक्ति को जैसे भारत का नाम वैश्विक पटल पे आता है और वो है M.N. श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। समाजशास्त्र में वैश्विक पटल पे एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग विश्व के हर देश में समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है, भारतीय समाजशास्त्री के रूप में। इनकी अपनी एक ख्याति रही, इनकी एक विशेषता है, इनका भारत प्रेम इन्हें एक विशिष्ट स्थान रखता है। इन्होंने भारत में भारतीय देशीकरण, देशीजीकरण, भारतीय समाजशास्त्र, भारतीय समाज पर अध्ययन किया। इसके साथ साथ इनके जो सर्वप्रथम इनका जो सिद्धांत है संस्कृताइजेशन, वो सबसे ज़्यादा प्रमुख और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, जिसकी वजह से इन्हें विशेष ख्याति थी। साधारण रूप से बात करें तो श्रीनिवास जो है वो उनका जन्म 1916 में हुआ और 1999 में इनकी मृत्यु होती है। उनकी बहुचर्चित, बहुविज्ञापित संस्कृतिकरण की अवधारणा ने विश्व में समाजशास्त्री रंगमंच पर उन्हें एक नायक के रूप में स्थापित किया। और उसमें इसके अलावा इनकी और भी बहुत सी ऐसी अवधारणाएं हैं जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, जैसे प्रभु जाति, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, फैलाव, नेटिविटी, बुक व्यू, फील्ड व्यू, ऊर्ध्व और क्षैतिज एकजुटता। आज हम इनके समग्र विचारों पर विश्लेषण करेंगे, इनके समग्र थॉट्स को समझेंगे, प्रयास करेंगे कि इनके विचारों को हूबहू जैसा इन्होंने कहा उसे एक्सप्रेस करके आपके सामने रखूँ। उनके द्वारा किए गए अध्ययन को संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, आपने इससे पहले इस नाम को पार्सन्स के साथ भी सुना होगा। टालकट पार्सन्स भी संरचनात्मक प्रकारवादी माने जाते हैं, परंतु उनका संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम और इनके यानी श्रीनिवास के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में काफी डिफरेंस है। पार्सन्स ने संरचनात्मक प्रकारात्मक दो अवधारणाओं का विलय करके समाजशास्त्र में नए अप्रोच का जन्म दिया, अर्थात संरचना की विचारधारा और प्रकार की विचारधारा, दोनों ही अवधारणाओं से समाज को देखने का नजरिया, एक नया नजरिया पेश किया, जिसमें उन्होंने संरचनावाद यानी संरचना की विचारधारा, जैसे कि पूर्व के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने, जैसे काम्त इत्यादि ने समाज को संरचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया कि समाज परिवार से बना है, विवाह से बना है, नातेदारी से बना है। इसी तरीके से अगर हम दुर्कीम को देखें तो प्रकारवादी विचारधारकों में उन्होंने हर एक संरचना का प्रकार देखा कि विवाह का क्या प्रकार है, धर्म का क्या प्रकार है। तो इन दोनों ही विचारधाराओं को उन्होंने विलय करके, यानी पार्सन्स ने इन दोनों ही विचारधाराओं को विलय करके संरचनात्मक प्रकारवादी विश्लेषण दिया, यानी इन संरचनाओं का और प्रकार का दोनों ही दृष्टिकोण से अध्ययन किया। समाज को देखने का नया नजरिया, दोनों ही नजरिया, संरचना और प्रकार, दोनों नजरिए से देखने का विश्लेषण किया। ये थे पार्सन्स जिन्होंने संरचना और प्रकारवादी की बात किया। मैं पार्सन्स के संबंध में एक और वीडियो में संरचनात्मक प्रकारवाद विचारधारा पे विस्तृत विश्लेषण करूंगा। चूंकि अभी मैं श्रीनिवास पर अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए श्रीनिवास के संरचनात्मक प्रकारवाद पर चर्चा करूंगा। श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकारवाद की बात की, इसका संदर्भ मुख्यतः संरचना के प्रकारवादी विश्लेषण से है, यानी संरचना प्रकार लाती है ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं। उनके एमए शोध प्रबंध का विषय मैसूर में विवाह और परिवार था और उन्होंने साउथ इंडिया पे अध्ययन किया। अपनी पीएचडी की उपाधि के लिए उन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग समुदाय का अध्ययन किया। इसी अध्ययन के आधार पर उनकी पुस्तक दक्षिण भारत में कुर्ग लोगों में धर्म और समाज 1992 में प्रकाशित होती है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने कुर्ग समाज के जातिबद्ध क्रमबद्ध क्रम संस्करण अंतरजातीयता के साथ संबंध के साथ साथ कुर्ग लोगों में धार्मिक संस्कारों और कर्मकांडों का विस्तृत विश्लेषण का वर्णन प्रस्तुत किया। इस अध्ययन के आधार पर उन्हें ब्रिटिश अकादमी की फेलोशिप मिल गई और वे आगे अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन चले गए।
यहाँ उन्हें रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड जैसे दिग्गज मानव शास्त्रियों के संसर्ग में सीखने का अवसर मिला। उन्होंने पहले कुर्ग लोगों को और बाद में दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुरा गांव, वास्तविक नाम कोडहढल्ली, को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। श्रीनिवास ने अपने अध्ययनों द्वारा न केवल जाति और धर्म के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला, अपितु ग्रामीण परिवेश में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन, जाति की गत्यात्मकता को भी उजागर किया। अब बात करते हैं सबसे पहले श्रीनिवास के संस्कृतिकरण की अवधारणा। परिभाषा में क्या कहा गया है, पहले परिभाषा और फिर एनालिसिस। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च जाति, विशेषता द्विज जाति की रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विश्वासों और जीवन शैली को अपना लेता है। संस्कृतिकरण, संस्कृति का अपनाना, संस्कृति को अपनाया जाना। तो जनरली ये देखा गया कि जो पिछड़े समुदाय के लोग थे, पिछड़े जाति के लोग थे, वो अपने से अग्रणी समाज के, अग्रणी समुदाय के लोगों की विचारों को, जीवन शैलियों को, संस्कृतियों को, कर्मकांडों को, विश्वासों को, रीति रिवाजों को अपनाने की प्रथा देखी गई। और इसी प्रथा को, इसी व्यवस्था को श्रीनिवास ने एक नाम दिया, संस्कृतिकरण। श्रीनिवास ने प्रारंभ में इसे ब्राह्मणीकरण का नाम दिया था। उन्होंने देखा कि जो निम्न जाति थी वो जनरली ब्राह्मणों को अनुकरण करती थी, लेकिन फिर पूरे भारत का जब एनालिसिस किया तो उन्होंने इसका नाम बदलकर संस्कृतिकरण रख दिया। उनके अनुसार केवल निम्न जाति द्वारा उच्च जाति का अनुकरण नहीं, कई जगह ऐसे भी देखा गया कि उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति का भी अनुकरण किया गया। अब जातिगत आधार पर ना देखे तो एक समुदाय का दूसरे समुदाय का अनुकरण करना, उसके विचारों को आत्मसात करना, उनके रीति रिवाजों को, कर्मकांडों को, विश्वासों को अपनाना, ये सारी प्रक्रिया ही जनरली संस्कृतिकरण कही जाती है। लेकिन प्रमुख रूप से द्विज जातियों के विचारों को अनुकरण बहुतायत रूप से देखा जाता है, इसलिए प्रमुख रूप से द्विज जाति की रीति रिवाजों और कर्मकांडों को अपनाना संस्कृतिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। संस्कृतिकरण का तात्पर्य नवीन रीति रिवाजों और आदतों को मात्र अपनाना ही नहीं, अपितु नए नए विचारों, मूल्यों को अनावृत करना भी है, जिनकी धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के संस्कृत साहित्य के विशाल भंडार में अनेक स्थानों पर चर्चा हुई। कर्म, धर्म, पाप, भाषा, संस्कार, मोक्ष जैसे सर्वाधिक सामान्य संस्कृति के धर्मशास्त्री विचार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सामान्यतः संस्कृतिकरण ऊर्ध्व गतिशीलता को प्रेरित करती है। ऊर्ध्व गतिशीलता मतलब ऊपर की उठने की ओर गतिशीलता, ऊपर जाने की ओर गतिशीलता, क्योंकि निम्न वर्ग या पिछड़े वर्ग द्वारा अपने से अग्रणी वर्ग का अपनाना, अपने कार्यों शैली को, अपने से अग्रणी वर्ग के कार्य शैली को अपनाने के दृष्टिकोण से, ऊपर की ओर बढ़ने की दृष्टिकोण से, ऊपर की ओर जाने की दृष्टिकोण से ये संस्कृतिकरण ऊर्ध्व गतिशीलता की ओर प्रेरित है। इसके साथ ही जुड़ी गतिशीलता के द्वारा व्यवस्था में केवल पदात्मक परिवर्तन ही होता है, इससे संपूर्ण व्यवस्था की संरचनात्मक कोई परिवर्तन नहीं होता। अब संस्कृति के करण के संबंध में कहा गया है, इट इज अ पोजिशनल चेंज नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज। पोजिशनल चेंज यानी कि पदमूलक परिवर्तन होता है, पोजिशनल चेंज होता है, पोजिशनल चेंज नॉट स्ट्रक्चरल चेंज। It is not a structural change, it's a positional change. The reason is that पदों में परिवर्तन हो रहा है, संरचना में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, स्टेटमेंट का क्या मतलब निकलता है कि पद मूलक परिवर्तन है, स्थिति मूलक परिवर्तन है, ना कि संरचना मूलक परिवर्तन है। यानी एक स्थान विशेष पर ही इसको देखा जाता है, लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि देश भर या समाज के सभी वर्ग में हो रहा परिवर्तन हो, यानी संरचना पूरी तरीके से नहीं बदलती। एग्जाम्पल के रूप में राजस्थान के जाटों द्वारा अपने सोचे वर्ग को अनुकरण करना एक संस्कृतिकरण का उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये इस प्रकार राजस्थान के उस स्थानीय विशेष जाट के समुदाय में ही परिवर्तन होगा, लेकिन पूरे देश के जाटों में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये पद मूलक, स्थिति मूलक परिवर्तन होगा, पूरे देश के अनुसार संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा होता है।
संस्कृतिकरण को श्रीनिवास ने एक सांस्कृतिक अवधारणा माना है, न कि संरचनात्मक। स्पष्ट हो जाता है क्योंकि संस्कृति में बदलाव है, संस्कृति में अपनाना हो रहा है, संस्कृति में ही केवल चेंजेस, कल्चर में ही केवल चेंजेस देखे जाते हैं। वास्तव में अनुकरण की यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक गतिशीलता और संदर्भ समूह व्यवहार के समान सिद्धांतों का एक हिस्सा है। या यूं कह लें कि अभी तक जो मर्टन ने, अगर हमने मर्टन के संदर्भ समूह की अवधारणा को अध्ययन किया तो वो कुछ वैसे ही उसी से उन्हीं सब चीजों से ही उद्गृत होता है। सामाजिक गतिशीलता, अगर हम सोरोकिन के विचारों से देखते हैं तो ये सारी चीजें, समाज में गतिशीलता का आना, संदर्भ समूह धारणा या संदर्भ समूह को अपनाना, कुछ मिला करके एक रूप से संस्कृतिकरण के रूप में हमारे सामने श्रीनिवास ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। संस्कृतिकरण की शुरुआत समानुकरण की एक घटनाओं से हुई, किंतु अब यह अवज्ञा, अनादर व एक मनोभाव बनकर रह गई है। स्पष्ट है क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि हम कुछ भी जो हमें ठीक लगा हमने अपना लिया और इससे हम अपनी संस्कृति को भी चोट पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पश्चिम की संस्कृति या किसी भी अन्य संस्कृति के तत्वों को अपनाते चले जाते हैं, लेकिन उसके वजह से हमारी जो मूल संस्कृति की विशेषता है वो डेड होने लगती है, मरने लगती है। तो इस प्रकार से ये अच्छी भी है और कई जगह ये बुरी भी है। चलिए अब बात करते हैं श्रीनिवास के बहुत से अन्य सिद्धांतों में, जिसमें प्रभु जाति पे बात करते हैं, डोमिनेंट कास्ट। श्रीनिवास ने उस जाति को प्रभु जाति कहा जिसके एक क्षेत्र विशेष में संख्या अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक होती है एवं पारंपरिक पदानुक्रम में जिसकी स्थिति काफी नीची नहीं होती और जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। देखिए, डोमिनेंट का आधार होता है उच्चता व निम्नता ना होकर के अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के दृष्टिकोण से। श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति के साथ 4 कारक जुड़े होते हैं। किन कारकों के आधार पर किसी जाति को हम प्रभु जाति कह सकते हैं? देखिए, इस बात को पहले समझिए, मैं कारक तो बताऊंगा लेकिन यहाँ पर समझिए। किसी समाज विशेष में कई प्रकार की जातियां, कई प्रकार के समुदाय रहते हैं साथ साथ, लेकिन उस समाज विशेष में अक्सर ये देखा गया कि किसी न किसी समुदाय का बाहुल्य होता है, प्रभुत्व होता है, उनका उस समाज के ऊपर डोमिनेशन दिखाई देता है। तो ये जो डोमिनेंट समुदाय है, डोमिनेंट जाति है, जनरली श्रीनिवास ने जाति को इसमें केंद्रित रखा, वो 4 आधारों पे, 4 कारकों पे पाया जा सकता है। किन 4 कारकों पे? सबसे पहले संख्यात्मक मान या संख्यात्मक शक्ति के आधार पर। संख्या में अगर अधिक है तो उनका डोमिनेंस हो सकता है। जैसे कई जगह देखा जाता है कि भाई माइनॉरिटीज कमजोर हो जाते हैं, मेजॉरिटीज में जो लोग हैं उनका बल चलता है, उनकी बातें, और फिर जितना ज्यादा लोगों द्वारा सहमति होगी, ज्यादा लोगों की जिसमें सहमति होगी वही स्वीकार्य हो जाता है। इस प्रकार से संख्यात्मक बल पर, संख्यात्मक शक्तियों पर डोमिनेंट जाति देखी जाती है। दूसरा है संसाधनों पर नियंत्रण, जैसे आधिकारिक भूमि। अब भले ही डोमिनेंट जाति हो, जाति में संख्या में किसी जाति का ज्यादा होना अपनी जगह, लेकिन कुछ लोग या कुछ छोटी कम ही जाति के लोग हों लेकिन उनके पास संपत्ति हो, यानी कि उस संपत्ति युक्त हो, जैसे भूमिहार। अब किसी क्षेत्र में भले ही कुछ ही भूमिहार हों परंतु भूमि के मालिक हैं। अब भले ही वहां पर छोटे कोल समुदाय या किसी अन्य जाति के लोग बहुत ज्यादा हों, परंतु फिर भी उन्हें की चलेगी जिनके पास भूमि शक्ति हो, यानी संपत्ति हो, संसाधन जिनके हाथों में अधिक हो, संसाधनों के जो मालिक हो। इस प्रकार से ये भी देखा गया कि कई बार माइनॉरिटीज भले ही हैं लेकिन सक्षमता और संसाधनों के आधार पर वो प्रभु जाति का रोल अदा करते हैं। तीसरी स्थिति है राजनीतिक शक्ति पर अधिकार। एज यूजुअली राजनीतिक शक्ति अब जिसके हाथ में होगी, सत्ता जिसके हाथ में होगी, कई बार ये देखा गया कि भाई समाज में देखिए अगर भाजपा की सरकार आती है तो फिर ब्राह्मणवादिता प्रभावी हो जाती है। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी आती है तो माइनॉरिटीज की प्रभावी और यादव वर्ग का प्रभाव हो जाता है। इसी प्रकार भाजपा की सरकार आती है तो वो एससी और एसटी समुदाय का प्रभुत्व दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ राजनीतिक शक्ति पर भी मेन रोल अदा करता है डोमिनेंट कास्ट के रूप में, प्रभु जाति के रूप में।
लेकिन चौथी भी है, वो है सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति। अब सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति जैसे ब्राह्मण, जैसे आपका क्षत्रिय, तो एक वर्ग अपने आप में समाज में उच्च है, तो समाज द्वारा ऐसे क्षेत्र को उच्चता प्रदान किया जाना, पुरोहित को समाज में हमेशा ही सम्मान मिलेगा। तो इस प्रकार से जो समाज में राजनीतिक स्थिति के अनुसार परिस्थिति बनी, स्टेटस बना है, उस स्टेटस के अनुसार भी प्रभु जाति पाया गया। पश्चिमी शिक्षा आरक्षण की व्यवस्था प्रशासन से निम्न जाति के लोगों की उच्च पदों पर नियुक्तियां, नौकरियां या आय के कई नगरीय स्रोतों के कारण प्रभु जाति के प्रारंभिक आधार कारक अब लड़खड़ा गए हैं। रायबर्मन ने श्रीनिवास की प्रभु जाति की अवधारणा के स्थान पर प्रभु समुदायों की अवधारणा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रभु जाति वो परफेक्ट शब्द नहीं है और इसके स्थान पे प्रभु समुदाय शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जाति ना होकर अब समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो ज्यादा उचित शब्द होगा। बर्मन के अनुसार प्रभु समुदायों के कई आयाम होते हैं, जैसे संसाधनों पर नियंत्रण है तो भी प्रभु समुदाय कह सकते हैं, सामाजिक परिस्थिति उच्च है तो उसके अनुसार भी प्रभु समुदाय हो सकता है, कानून को बनाए रखने आदि आदि के दृष्टिकोण से प्रभु समुदायों को माना जाना चाहिए। चलिए अब श्रीनिवास के अगले वैचारिकी पे चलते हैं। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण की अवधारणा की बात करते हैं। पश्चिमीकरण ने श्रीनिवास का तात्पर्य ऐसे परिवर्तनों से रहा जिसका प्रभाव भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों, जीवन तथा जीवन शैली, शिक्षा, आर्थिक संगठन, राजनीतिक आदि पर पड़ा। इस परिवर्तनकारी कारकों में यंत्रीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार व्यवस्था, उदारवादी प्रजातंत्र, व्यक्तिक स्वतंत्रता, नवीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य भूमिका अदा की है। पश्चिमीकरण की भांति आधुनिकीकरण को उन्होंने नैतिक दृष्टि से एक तटस्थ अवधारणा नहीं स्वीकार किया। वे आधुनिकता और आधुनिकीकरण में अच्छे बुरे के भावों को निहित मानते हैं। श्रीनिवास के अनुसार लौकिकीकरण मतलब सभी धर्मों के समान दृष्टि से देखना वह तरीका है जिसमें भेद भाव को दूर कर एक विकसित समाज का निर्माण किया जा सके। ऐसे शुद्ध विचारों को लाना ही आधुनिक होना है। यहाँ पे एक चर्चा करना चाहूंगा पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण और आधुनिकीकरण के संदर्भ में। देखिए, आधुनिकीकरण का तात्पर्य है आधुनिक बनना, विचारों से, शैलियों से, जीवन शैलियों से, भावों से नए विचार को अपनाना, विज्ञान को अपनाना, ये सब कुछ आधुनिकीकरण हो सकता है। लेकिन पश्चिमीकरण का मतलब होता है पश्चिम की सभ्यता को अपनाना। यूं तो ये देखा गया कि पश्चिम की सभ्यता हमसे ज्यादा आधुनिक है, वैज्ञानिक है, उनकी सोच में बदलाव है। अतः कई बार हम दोनों अवधारणाओं को एक ही दृष्टिकोण से नाप लेते हैं, तौल लेते हैं, लेकिन यह गलत तथ्य है, क्योंकि पश्चिम की सभ्यता संस्कृति को अपनाना जरूरी नहीं कि हमेशा पश्चिम की सभ्यता व संस्कृति अच्छी हो और आधुनिकता केवल पश्चिम की सभ्यता व संस्कृति से ही आ सकती है। आधुनिकता व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, आधुनिकता अपने ही संस्कृति, अपने ही विचारों में बदलाव, अपने ही देश में भी पनप सकती है और पूर्व से भी आ सकती है। ओरिएंटलाइजेशन भी हो सकता है, पश्चिमीकरण भी हो सकता है। संस्कृतिकरण लौकिकरण में सहायक सिद्ध होती है, यह बात श्रीनिवास मानते हैं कि संस्कृतिकरण से लौकिकीकरण आता है। लौकिकीकरण का मतलब होता है सभी समान है, सेकुलरिज्म यानी सभी धर्म समान है। तो अब संस्कृतिकरण क्या है? जब हम सभी के अच्छे गुणों को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो इस प्रकार से हम सभी धर्मों को समानता के दृष्टिकोण से पालन पोषित करने लगते हैं और इससे वैश्वीकरण की ओर हम बढ़ते हैं। और इस प्रकार से संस्कृतिकरण काफी ज्यादा लोकप्रिय अवधारणा बना, क्योंकि श्रीनिवास का संस्कृतिकरण कहीं ना कहीं जाकर विश्व के एकीकरण के भाव को, वासुदेव कुटुंबकम के भाव को और अच्छे गुणों को आत्मसात करने के भाव पर प्रेरित होता दिखाई देता है। चलिए अब श्रीनिवास की कुछ और भी अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं। श्रीनिवास की एक अगली अवधारणा है फैलाव, स्प्रेड। कुर्ग लोगों में धर्म का विश्लेषण करते हुए श्रीनिवास ने विभिन्न स्तरों, स्थानीय, प्रादेशिक, प्रायद्वीपीय और समस्त भारत पर व्याप्त हिंदू धर्म के फैलाव की अवधारणा का प्रयोग किया। इस अवधारणा इस तत्व पर
यह अवधारणा इस तथ्य पर बल देती है कि हिंदू धर्म 4 प्रकार के अलग अलग स्तरों में बटे हैं। 4 प्रकार के धर्म के आधार हैं: अखिल भारतीय हिंदुत्व, क्षेत्रीय प्रादेशिक हिंदुत्व, प्रायद्वीपीय हिंदुत्व, स्थानीय हिंदुत्व में बटा हुआ है। श्रीनिवास के अनुसार अखिल भारतीय हिंदुत्व सारे भारत में फैला हिंदुत्व है और इसकी प्रगति विशिष्ट संस्कृत निष्ठ है। उदाहरण के लिए इसकी अभिव्यक्ति हम राम और कृष्ण के जन्मोत्सव में देख सकते हैं, जिन्हें लगभग समस्त भारत में अपनाया जाता है, जो समस्त भारत में अनुमोदित है, यानी पूरे देश में फैला हुआ हिंदुत्व। तो ये हुआ अखिल भारतीय हिंदुत्व। इसी प्रकार से क्षेत्रीय प्रादेशिक हिंदुत्व का मतलब हुआ क्षेत्र, एक क्षेत्र विशेष या कुछ प्रदेश तक सीमित, जैसे मालाबार और दक्षिण किनारा। जब हम प्रायद्वीपीय हिंदुत्व की बात करते हैं तो प्रायद्वीप यानी 3 सिरे से घिरा हुआ, 3 सिरे से घिरा हुआ अगर दृष्टिकोण से देखें तो हमारा भारत देश जो है वो 3 सिरे से पानी से घिरा हुआ है। आप भारत के नक्शे को देखें तो साउथ इंडिया की स्थिति में 3 सिरे से इधर आप देख सकते हैं महासागर से घिरा हुआ है, अरब सी और बंगाल के खाड़ी से घिरा हुआ है। इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो प्रायद्वीप का हिस्सा है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाला हिंदुत्व, यानी इस क्षेत्र में भारत के दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ हिंदुत्व, कुर्ग को एक क्षेत्र मानकर इसे प्रायद्वीपीय हिंदुत्व की संज्ञा से निरूपित किया गया। इसके बाद आता है स्थानीय हिंदुत्व, जो छोटे क्षेत्रों में फैले हिंदुत्व तक सीमित है, जैसे लोकल स्तर पर। जैसे आप सुनते हैं कि बिहार में छठ पूजा हुआ, तो बिहार में यह फेमस है, या किसी विशेष स्थान पे गाँव में छोटे छोटे स्तर पर विशेष प्रकार के मेले व हाट लगना, ये सब कुछ स्थानीय हिंदुत्व के दृष्टिकोण से। तो श्रीनिवास ने क्या किया, यहाँ पर सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर फैलाव को निरूपित करने के दृष्टिकोण से हिंदुत्व के अलग अलग स्तरों पर चर्चा किया। श्रीनिवास ने फैलाव के 2 स्वरूपों की बात की, एक तो क्षैतिज यानी जाति आधारित, जैसे जातियों के आधार पर, और दूसरा ऊर्ध्वगामी या लंबवत यानी स्थानों के आधार पर बढ़ती फैलाव की बात। भारत के प्रत्येक स्थानों पर ब्राह्मणों की उसकी भाषिक एवं भौगोलिक सिद्धांतों को छोड़कर बहुत से संस्कृत निष्ठ अनुष्ठान लगभग समान हैं, और इस संस्कृत निष्ठ समानता को उन्होंने क्षैतिज फैलाव का नाम दिया। एक भाषिक क्षेत्र सांस्कृतिक निष्ठ रूप से एक सजातीय क्षेत्र होता है, तथा एक भाषिक क्षेत्र के ब्राह्मण कुछ सांस्कृतिक एवं अनुष्ठानिक रूपों को उस क्षेत्र के निजी और अन्य जातियों के साथ मिलकर संपन्न करते हैं। एक क्षेत्र के सभी जातियों में इस प्रकार के समान फैलाव को श्रीनिवास ने ऊर्ध्वगामी फैलाव की संज्ञा दी। श्रीनिवास के अगले अवधारणा की चर्चा करते हैं, जो कि एक दो बार क्या कई बार नेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया, बुक व्यू फील्ड व्यू। ये स्वदेशीकरण की अवधारणा है, एक से देशजीकरण की ओर बढ़ने की अवधारणा को बुक व्यू फील्ड व्यू कहा गया है। जल्दी ये किताबों में कहीं मेंशन नहीं रहता, लेकिन ये मैंने काफी अपने अध्ययन से इसको मेंशन किया है। श्रीनिवास ने बुक व्यू और फील्ड व्यू नामक शब्दावली को जो प्रयोग किया, उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को अनुमानात्मक विषय के स्थान पर तथ्य प्रधान विषय में बदलने का बल दिया। इन्होंने कहा कि अनुमान के आधार पर न चलते रहिए, बल्कि जो वास्तविकता दिखे उसके अनुसार से चलें। तो किताबों को अध्ययन करता ही नहीं, बल्कि फील्ड में जाकर अध्ययन करना, देशज के कारण यानी देश में जो वास्तविकता है उसके अकॉर्डिंग, ना कि हमने जो किताबों को पढ़ा, जो पश्चिम संस्कृतियों में लिखा गया उसके अनुसार हम भारतीय संस्कृति का अध्ययन करें। समाजशास्त्र को स्वदेशीकरण के रास्ते पर ले जाने में श्रीनिवास फील्ड वर्क की अहम भूमिका मानते हैं। वो कहते हैं कि क्षेत्र अध्ययन करिए, क्षेत्रों में जाइए और रियलिस्टिक वर्ड में जीइए। वास्तविकता क्या है, ग्रामीण क्या बोलता है, गांव क्या कहता है, हमारा समाज क्या कहता है, हमारी जातिगत विशेषताएं क्या कहती है, उनको अध्ययन करके हमें समाज का अध्ययन करना चाहिए, समाज शास्त्र का अध्ययन करेंगे। समाज शास्त्र मात्र पश्चिम की नकल ना होकर यदि सृजनात्मक बनाना है तो उसे देशज बनाना होगा, यानी देश के अकॉर्डिंग थिंग्स को, विचारों को विकसित करना होगा। चलिए श्रीनिवास के एक और सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ऊर्ध्व और क्षैतिज एकजुटता की बात की है। श्रीनिवास ने कहा कि वर्ण और जाति का विश्लेषण के दृष्टिकोण से हमें समाज का अध्ययन करना चाहिए, और इस दृष्टिकोण से उन्होंने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1962 की रचना की। बहुत बार ये पूछा गया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है। श्रीनिवास ने जाति को हिंदू समाज की संरचना का आधार माना। उन्होंने कहा जाति जो है हिंदू समाज की जो स्ट्रक्चर है उसका बेस है। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्व और क्षैतिज एकजुटता पाई जाती है। किसी एक क्षेत्र की
सभी जातियां निम्न से लेकर उच्च जातियों तक की स्थानीय संस्कृति में कुछ ऐसे साझा तत्व होते हैं जो सभी में लगभग समान पाए जाते हैं, जैसे सामान्य भाषा पाए जाना, सामान्य रीति रिवाज पाए जाना, सामान्य देवी देवता। श्रीनिवास इन जातियों की एकता को शीर्ष या उधर एकता कहते हैं। यानी कि चूंकि यहाँ पे देखा गया कि वर्टिकली सब चीजें सब जगह पाया जाता है, तो समान रूप से सामान्य भाषा, रीति रिवाज, एक देवी के देवता का पूजा करना, ये वर्टिकल सॉलिडिटी यानी एकता मानी जाती है। एक ही जाति के सभी सदस्य समाज, परंपराएं, त्योहारों, रीति रिवाजों, देवी देवताओं को मानते हैं, चाहे उन्हें भाषा और क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता ही क्यों ना हो। तो इसे ही श्रीनिवास ने क्षैतिज एकता माना, यानी एक ही विचारों को लेकर पनपना, एक ही जाति के सभी सदस्य, समाज, परंपरा। अब एक जाति के सदस्यों के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे देश में एक जैसा पाया जाना, तो ये हो जाएगा एक प्रकार से कहा जाए क्षैतिज एकजुटता। अंत तत्व में उन्होंने इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम एक ही जाति के लोगों के बीच में परंपराओं को, त्योहारों को, रीति रिवाजों को, देवी देवताओं को मानने को, चाहे भाषा अलग ही क्यों ना हो, परंतु जाति एक है। जैसे ब्राह्मण है, साउथ इंडिया के ब्राह्मण और नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण, अभी क्या है, इनमें परंपरा त्योहार लगभग एक है, परंतु भाषा में भी भेद है। ठीक है, स्थानीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता है, क्षेत्रीय स्वरूपों में कई बातों में, संस्कृतियों में भिन्नता दिखाई दे रही है, परंतु भिन्नता भले ही है, परंतु परंपराएं, त्योहार, रीति रिवाज और कई देवी देवताओं को मानने के दृष्टिकोण से एक रूपता पाई जा रही है। तो भाषा, रीति रिवाजों के दृष्टिकोण से अलग है, परंतु अन्य तत्वों के अनुसार एक रूपता देखी जा रही है, तो इसे कहा जाएगा क्षैतिज एक रूपता। अब इसके अलावा श्रीनिवास ने बहुत से अन्य महत्वपूर्ण बात की, जैसे अपनी पुस्तक यादगार गांव, रिमेम्बर्ड विलेज में उन्होंने, श्रीनिवास ने दक्षिण भारत की एक गांव रामपुरा के बदलते प्रतिमानों पर अध्ययन किया। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि रिमेम्बर्ड विलेज किस गांव पर आधारित है, तो रामपुरा पर। इनके प्रमुख अवार्ड्स की बात करें तो रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से रिवर्स व हेक्सले मेडल इन्हें मिला, ब्रिटिश अकादमी से फेलोशिप प्राप्त हुआ, कला विज्ञान अमेरिकी अकादमी से विशेष शोध वृद्धि प्राप्त किया, उन्होंने शोध वृत्ति प्राप्त किया, टाटा विजिटिंग फेलोशिप प्राप्त हुआ, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि किस समाजशास्त्री को पद्म भूषण पद प्राप्त हुआ, तो भारत के ऐसे समाजशास्त्री जिन्हें पद्म भूषण मिला, एम.एन. श्रीनिवास। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों की हम चर्चा करना चाहेंगे। रिलीजियस एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया 1952, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, एकदम रट डालिए। इंडियन विलेज 1955 में श्रीनिवास ने लिखा। अब इंडियन विलेज की जब बात करूंगा तो 3 और किताबें जो विलेज से रिलेटेड हैं, जिन पर कंफ्यूजन होता है। एक इंडियाज विलेज, अब एक इन्होंने इंडियन विलेज एक इन्होंने इंडियाज विलेज लिखा जो श्रीनिवास ने लिखा। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे ने लिखा। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे ने लिखा, इंडियाज विलेज श्रीनिवास ने लिखा और विलेज इंडिया मैकियम मेरिट ने लिखा। ये 3 किताबें अक्सर क्रम से या कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है। फिर से बोलूंगा, इंडियाज विलेज की बात होगी श्रीनिवास, इंडियाज विलेज श्रीनिवास, इंडियन विलेज एस.सी. दुबे और विलेज इंडिया मैकियम मेरिट। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज 1962 में, मैंने इससे पहले आपको बताया, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में लिखा गया। द रिमेम्बर्ड विलेज, ये रिमेम्बर करिएगा, ये जरूर रामपुरा गांव पर अध्ययन करके। डोमिनेंट कास्ट इन अदर एसेज 1986 में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन 1989 में लिखा। ये इन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों की बात किया। इसके बाद जो अन्य तत्व की बात किया जाए तो प्रभु समुदाय एक अवधारणा है, प्रभु समुदाय और प्रभु जाति। तो प्रभु समुदाय रायबर्मन ने दिया, रायबर्मन ने प्रभु समुदाय की बात करी और प्रभु जाति की बात एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। तो प्रभु जाति और प्रभु समुदाय, फिर बताऊंगा, प्रभु समुदाय की अवधारणा रायबर्मन ने दिया और प्रभु जाति की अवधारणा श्रीनिवास ने दिया। तो मैंने यहाँ पर अभी एक समग्र विवेचना प्रस्तुत किया आपके सामने संस्कृतिकरण से लेकर। मैं एक बार फिर से आपको एनालिसिस करना चाहूंगा। संस्कृतिकरण यानी एक समुदाय, एक जाति द्वारा या एक स्थान पर रहने वाले लोगों द्वारा अपने से प्रायः
उच्च द्विज कही जाने वाली जातियों के विचारों का अनुकरण करना संस्कृतिकरण कहलाएगा। अब इसके बाद प्रभु जाति की अगर हम बात करते हैं तो प्रभु जाति विशेष रूप से डोमिनेंट कास्ट का अध्ययन करना, डोमिनेंट कास्ट यानी कि जो अपने वर्चस्व के द्वारा समाज में अपना समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। फिर पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, लौकिकरण की अवधारणा की मैंने बात करी। पश्चिमीकरण, पश्चिम की संस्कृति को अपनाना। आधुनिकीकरण, आधुनिक विचारधाराओं को अपनाना। लौकिकीकरण, लौकिकीकरण यानी कि सब इक्वालिटी के दृष्टिकोण से देखना, यानी सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना। फैलाव की बात करा तो अलग अलग प्रकार के हिंदुत्व, क्षेत्रीय आधार पर हिंदुत्व, अखिल भारतीय आधार पर हिंदुत्व, प्रायद्वीपीय आधार पर हिंदुत्व, स्थानीय स्तर पर जो रीति रिवाजों का एकीकरण देखा जाए, ये फैलाव के दृष्टिकोण से। बुक व्यू, फील्ड व्यू की बात करें, स्वदेशीकरण, देशीजीकरण की ओर ले जाता है, जिसमें किताबों में क्या लिखा है वो ना सत्य मानकर या उसी पर ना केंद्रित होकर देशज यानी कि क्षेत्रीय अध्ययन करना चाहिए, फील्ड व्यू करना चाहिए। उधर में एकजुटता और क्षैतिज एकजुटता की बात की गई, जिसमें हमने कहा कि भाई ऊपर की ओर उठने वाली और बराबर एक जैसी एकता, तो भले ही भाषा के आधार पर हम भिन्न हैं परंतु रीति रिवाजों से एक हो, ऐसी क्षैतिज एकता इत्यादि इत्यादि की चर्चा आज मैंने सन्निवास के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं चाहूंगा कि आप इससे जितना हो सके लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि नए नोटिफिकेशन या नया वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आप तक जरूर पहुंचे। और मैं फिर आपके साथ जल्द ही मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।